गुड मॉर्निंग 7th क्लास। यहाँ बच्चों मुग़ल साम्राज्य का हिस्ट्री के अंदर 4th चैप्टर आपका कंप्लीट होने को आ गया है। आज हम उसके लास्ट लेक्चर को पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 56 आप सभी अपनी किताबों में निकाल लीजिए। पेज नंबर 56 पर आपके दे रखा है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य। यहाँ पर बेटा आपके अंतर्गत जो दे रखा है मुग़ल साम्राज्य का आपने डिटेल में यहाँ पर अध्ययन किया था। तालिकाओं के माध्यम से विभिन्न शासकों के अंतर्गत विभिन्न प्रमुख घटनाओं के अध्ययन को किया आपने। उनकी अलग अलग पैराग्राफ के अंतर्गत अलग अलग जानकारियाँ आपको दी गई थी। आज यहाँ पर 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात के मुग़ल साम्राज्य के बारे में बताया जा रहा है कि औरंगजेब के बाद का जो मुग़ल साम्राज्य था वो क्या था, उसके कौन प्रमुख शासक थे और सामान्य जानकारी उसके बारे में बताई जा रही है। मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप ही आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में भी वृद्धि हुई थी। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है, परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए थे। मतलब भारत के अंदर जहाँ बहुत अधिक धन संपदा थी, प्रचुरता थी, वहीं पर ही कुछ वर्ग जो थे बहुत अधिक दरिद्र भी पाए गए थे। और जिन्होंने हमारे देश की घटनाओं का वर्णन किया था, इसकी वैभवशाली परंपराओं और वैभवशाली स्वरूप का वर्णन किया था, वो यहाँ की दरिद्रता को देखकर शॉक्ड हो गए थे, विस्मित रह गए थे। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। सामाजिक असमानताओं से मतलब वर्ग बने हुए थे, धनी वर्ग, कुलीन वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय, और इसके अलावा स्त्रियों की दुर्दशा अच्छी नहीं थी। इसके अलावा समाज के अंदर ये जो शूद्र वर्ग था इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज के बाहर इनको रख दिया गया था, रहना पड़ता था। वो सब चीज़ें सामाजिक असमानताओं में दिखाई देती थी। शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष में दस्तावेजों से हमें पता चलता है ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब टोटल मनसबदार 8000 थे और 8000 में से 445 उच्च या कुलीन पदों पर आसीन मनसबदार थे। उन मनसबदारों का टोटल जो 445 था उसका 5.6% जो मनसबदार थे उनको टोटल राजस्व का 61.5% वितरित किया जाता था। तो एक तरह से धनी वर्ग अधिक धनी होता जा रहा था। मुग़ल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था चूँकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना अधिक था कि प्राथमिक उत्पादकों जो किसान और शिल्पकार थे उनके पास निवेश के लिए बहुत कम ही धन बचता था। इनमें से जो बहुत अधिक गरीब होते थे मुश्किल से ही पेट को भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुग़लों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत सा धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली वे हो गए थे। जैसे जैसे मुग़ल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई थी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राटों के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे थे। शक्तिशाली केंद्र बनने लगे थे। इनमें से कुछ ने नए वंशों को भी स्थापित कर दिया था। हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया था। यद्यपि वे दिल्ली के मुग़ल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे थे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे राजा और रानियों की स्थिति के बारे में बताया गया है। 16वीं सदी में मुग़लों के कारण समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान जो 1520 से 1566 तक शासक रहा था शामिल है। उसके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ था। उसने हंगरी को
हंगरी जो देश है, हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया था। उसकी फ़ौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिए थे। मोरक्को और उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती भी दी थी। सम्राट को अल कानूनी, जिसे हम विधि निर्माता भी कह सकते हैं, का खिताब दिया गया क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह होता था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो सके, ताकि किसानों को बेगार और बाहरी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, जो 1558 से 1603 तक शासिका थी। ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, 1588 से 1629 के मध्य था इसका शासनकाल। और इससे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जॉर इवान चतुर्थ वेमेलयेविच, जो 1530 से 1584 तक शासक था, जो इवान द टेरिबल के नाम से कुख्यात था। इन सब के बारे में आपको अपने YouTube या Google पर सर्च करके जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं आप, जिससे आपकी जीके वगैरह अच्छी हो सके बेटा। अब हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं, ये हमारे द्वारा नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत कराए जाएंगे। थैंक यू बेटा आज के लिए।